मेरा ख्याल है सैडी वाले मामले को बहुत सब्र और राजदारी के साथ फेस करना पड़ेगा। किसी किस्म की जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। तुम सरदस ये मामला मुझ पर छोड़ दो और बेफिक्र होकर अगले पड़ाव पर अपनी तवज्जो मरकूज रखो। मारिया ने मेरी तरफ कुछ इस निगाह से देखा जैसे उसे कुछ तसल्ली हुई हो। असनाए रात चिंटू काफी के 2 मग उठा लाया। एक उसने मारिया को थमाया और दूसरा मुझे थमाकर दोबारा किचन की तरफ लौट गया। फिर अपना मग भी उठा लाया और जीने के एक कदमचे पर टिक कर बैठने के बाद मारिया से बोला, मादाम मास्टर पर भरोसा करें। यह गलत नहीं कह रहा, बल्कि मैं और मास्टर मिलकर सैडी और उसकी खुफिया साजिशों को बेनकाब करेंगे। आप अगले प्रोग्राम की तैयारी पकड़ें। मारिया को मेरी बातों ने काफी हौसला दिया। मेरे मशवरे पर मारिया ने एक दिन बाद ही कोच का ऐलान कर दिया और पड़ाव समेटकर बांग्लादेश की तरफ रवानगी की तैयारी का हुक्म ने डाला। जब सैडी को इस कोच का इल्म हुआ तो उसने फौरन आकर मारिया से मुलाकात की। इस वक्त शाम झुकने लगी थी। बाहर हल्की ठंड के साथ नम आलूद हवा चल रही थी। रात में शायद बारिश का इम्कान था। हम तीनों गर्मा गर्म कॉफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था। उसकी बीवी संत्याना भी हमरा थी। मेरी तरफ इन दोनों ने एक कड़वी सी निगाह डाली। फिर मारिया को सलाम करने के बाद सैडी ने कहा, बेबी, ओह सॉरी मादाम, क्या आपने कल ही कोच का हुक्म दे दिया है? हाँ, मारिया ने संजीदगी से कहा। मैं और चिंटू दीवार वाली मेज और कुर्सियों पर विराजमान थे। मारिया दरवाजे के सामने रखी कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा पड़ाव समेटना नामुमकिन होगा। अभी आज ही तो हमने बालम चौक वाला प्रोग्राम समेटा है। हाँ तो फिर क्या हुआ? मारिया बेपरवाही से बोली। यहाँ तो हम पहले से ही कुछ की तैयारी ही में होते हैं। मेरा मतलब था कम से कम 3 दिनों का क़याम मजीद कर लेते तो अच्छा होता, सैडी ने कहा। मैं बज़ाहिर इनसे लाताल्लुक काफ़ी पीने में मशगूल था, लेकिन साथ साथ गौर से उनके चेहरे का भी जायज़ा लेता जा रहा था। इसकी वजह, जबकि कई दिनों से यहाँ भी हमारे प्रोग्राम के शोज़ ख़त्म हो चुके हैं। मारिया ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो इस बार सैडी की बीवी संत्याना मारिया से बोली, मादाम दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। यही हाल चंद एक दीगर मुलाजमीन का भी है। इस मकार औरत के चेहरे से साफ अयां था कि वो झूठ बोल रही थी। मैं भी खामोश था। मारिया बोली, तो ठीक है, जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं वो बाद में चटागांग पहुंच जाएं। चटागांग? बैक वक्त दोनों मियाँ बीवी के मुंह से बरामद हुआ। हाँ, इस बार हम रांगामाटी की मुजाफाती बस्तियों में सर्कस और कैंपिंग का इरादा रखते हैं, मारिया ने कहा। मैंने देखा मारिया की बात पर इन दोनों ने एक दो लहजे के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सैडी बोला, लेकिन मादाम चटागांग जाने की क्या जरूरत है? हमें तो ज्यादा कारोबारी फायदे बॉम्बे जाने का होगा। आजकल यूं भी वहां के मुजाफात में त्योहारी मेले का सीजन है। बंगला जाकर क्या करना? मेरा फैसला आखिरी है, मारिया ने खाली कप करीब रखी तपाई पर रखते हुए खुश्क लहजे में कहा। आज मैं बालम चौक पर प्रोग्राम वाइंड अप करवा कर आई हूँ। बहुत थकी हुई हूँ। फिर इन दोनों को यकसर नजरअंदाज करते हुए मारिया ने मुझसे कहा, ओके फ्रेंड्स, मैं जरा आराम करने जा रही हूँ, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट मादाम। चिंटू और मैंने भी हाथ हिलाकर कहा। मारिया दूसरे गोशे में चली गई। वो वाकई थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी। तुम्हारे मुंह से मिस मारिया के लिए मादाम कहना अजीब ही लगा। मारिया की जाते ही संत्याना ने तंजिया कार्ड से मेरी तरफ देखते हुए कहा। सैडी भी दांत पीसने वाले अंदाज में मुझे घूर रहा था। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कहूँ। मारिया या मादाम, तुमसे कोई मतलब? मैंने मजीद ताव दिलाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ही ने अपने किसी जाती फायदे के लिए मादाम को बंगला खुश करने की पट्टी पढ़ाई है। सैडी ने भी अपने दिल के भड़ास निकालते हुए मेरी तरफ घूर कर कहा, चलो यही सही फिर। मैंने दोबारा इन दोनों को तपाने वाले अंदाज में कहा। वो गुस्से और बेबसी से दांत पीसने लगे और पांव पटक कर वापस चले गए। अगले दिन सुबह कुछ की तैयारी जोरों शोर से होने लगी। 10 बजे एक पुलिस की गाड़ी पड़ाव में दाखिल हुई। हम इस वक्त नाश्ता कर रहे थे। तो पामा ही ने हमारे लिए नाश्ता तैयार किया था और बोगा भी इसका हाथ बटाने में मसरूफ रहा। मैंने खिड़की से बाहर फैली धूप में इंडियन पुलिस की कार देखी थी। वो सीधी हमारी चूलदारी की जानिब बड़ी चली आ रही थी। इंडियन पुलिस की गाड़ी देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बार बार यही सवाल मेरे जहन में गर्दिश करने लगा कि यहाँ क्या करने आए हैं। तभी पल के पल में मेरे जहन में झमाका हुआ। पुलिस की अचानक आमद मेरे लिए खतरे से खाली नहीं थी और ये किसकी शरारत हो सकती थी मुझे अंदाजा होने लगा। लिहाजा मैंने जल्दी से चिंटू के कान में कुछ कहा और चूलदारी के खुफिया गोशे की तरफ चला गया। चिंटू उछलकर अस्टूल से उतरा और मारिया और तोकीपामा को खबरदार कर दिया। कार हमारी चूलदारी के एन सामने आन रुकी। इसके अंदर से 3 बावर्दी आदमी उतरे। मैं पड़छत्ती किस्म के खुफिया गोशे में दुबका एक सुराग से इन्हें देखता रहा। इन तीनों में से एक जरा घुटी हुई जिसामत और सांवली रंगत वाला मखसूस वर्दी पहने मुझे पुलिस अफीसर लगा। पुलिस कार को देखकर चंद लोग इनकी जानिब बढ़े, मगर किसी ने बात करने की जरूरत नहीं की। ताहम पूछने पर एक मुलाजिम ने हमारी चूलदारी की जानिब इशारा कर दिया। वो तीनों इसी तरफ आने लगे। दरवाजे पर दस्तक दी। चिंटू ने इन्हें अंदर बुला लिया। मारिया और तोकीपामा ने इनका इस्तकबाल किया। काफी चाय पूछी। इंस्पेक्टर नजर आने वाले गहरे सामले पुलिस अफीसर ने खरांट लहजे में मारिया से अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर ब्रिज भान है।
हमने सुना है तुमने यहाँ किसी दीवान नामी जराइम पेशा गैर मुल्की को पनाह दे रखी है। मैं ये सुन रहा था और मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मारिया ने मुस्कुराकर पूरे एहतमाद से जवाब दिया, इंस्पेक्टर, हमारी सर्कस कंपनी में हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला बाशिंदा मौजूद है, लेकिन आपकी दूसरी बात से मैं मुत्तफिक नहीं। मुझे अपना पासपोर्ट, एंट्री वीज़ा, NOC, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वगैरह दिखाएं। इंस्पेक्टर ब्रिजभान खुश्क लहजे में बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है इंस्पेक्टर, क्या हम मुल्कों घूम कर अपने शोज इन कागजात के बगैर करती होंगी? मारिया ने भी इस बार काटदार संजीदगी से कहा, आप कागजात चेक कराएं और आपके जितने भी मुलाजमीन हैं इन्हें फौरन बाहर मैदान में इकट्ठा होने का हुक्म दें। हमारे पास वक्त कम है, हो सकता है किसी कानूनी शुबे के सबब मुझे इन खैमों और छुलदारियों की तलाशी भी लेना पड़े। यह ज्यादती है इंस्पेक्टर, हमारी सर्कस कंपनी की कारोबारी साख मुतासर होगी। मैं पहले हाई कमीशन से रब्ता करना चाहती हूँ। मारिया ने भी सख्त लहजा इख्तियार कर लिया। इसी दौरान तोकी पामा ने आगे बढ़कर मारिया से मुखातिब होकर कहा, मादाम, ये जरूर मोती भवन सर्कस वालों की साजिश होगी। बालम चौक पर हमारी सर्कस ने इनके प्रोग्राम का भरकस निकाल दिया था। ये भी हो सकता है, मैं अपने वकील से बात करूंगी, मारिया ने कहा। साथ ही उसने लैदर के एक बड़े से पाउच से जरूरी कागजात निकालकर उसे दिखा दिए, जिन्हें एक नज़र देखने के बाद इंस्पेक्टर ने वो कागजात वापस लौटा दिए। मिस मारिया, इंस्पेक्टर ब्रिजभान बोला, ये सब बाद की बातें हैं, पहले हमें अपनी कार्रवाई की तकमील करना होगी। हरगिज नहीं, मारिया बोली, मैं तुम पर हद के इज्जत का दावा कर दूंगी। मारिया गुस्से से बोल रही थी, आप कुछ भी करती रहे, मैं सिर्फ अपना कानूनी तकाजा निभाऊंगा, और अगर किसी ने कानून की राह में हायल होने की कोशिश की तो उसे फौरन हथकड़ियां पहना दूंगा। मैंने देखा मारिया बेबसी और गुस्से से दांत पीसने लगी। इंस्पेक्टर ने दोबारा कहा, आप हुक्म देंगी या मैं बाहर जाकर सबसे कह दूं? मैं अपने खैमे में जाकर एक फ़ोन कॉल करना ज़्यादा बेहतर महसूस करूंगी, मारिया बोली। अब यहाँ से हिलेंगी भी नहीं मिस मारिया, इंस्पेक्टर ने अखड़ लहजे में कहा। तो मारिया का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। यह ज्यादती है इंस्पेक्टर, मारिया गर्ची, कानून किसी से ज्यादती नहीं करता। कहते हुए इंस्पेक्टर ब्रिजभान ने अपने साथ खड़े दो एहलकारों में से एक को ताकवाना मुखातिब करते हुए कहा, धनेश, मंसीराम, तुम दोनों सबसे पहले इस छोलदारी की तलाशी लो, अभी मेरे सामने। मेरा दिल धक से रह गया। साफ जाहिर हो गया था किस बदनीयत सैडी और संथियाना ने इसे पहले ही मेरी यहाँ मौजूदगी के बारे में बता दिया होगा। अपने अफसर का हुक्म सुनते ही दोनों एहलकार फौरन चाबी भरे खिलौनों की तरह हरकत में आए। तब तक मैं इस खतरे का अंदाजा करते हुए एक आदमगुजार रोशनदान की तरफ से गया और वहां से छत पर रेंग आया। नीचे खड़बड़ मची हुई थी। मैं सीने के बल अकबी से मत आकर नीचे कूद गया। इस तरफ जानवरों के पिंजरे थे। मैंने उसी जानिब झुके झुके कदम बढ़ा दिए। दफातानी पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजी और मैं वहीं मुंजमद होकर रह गया। भालू के एक पिंजरे नुमा सलाखदार चौबी डिब्बे के अकब से मैंने मैदान की तरफ देखा तो दंग रह गया। दो मजीद पुलिस जीपें अंदर दाखिल हो रही थी। मुझे फांसने के लिए भरपूर साजिश की गई थी। तोकी पामा ने पहले ही मुझे बावर करवा दिया था कि सैडी और संथियाना मेरे खिलाफ किसी भी किस्म का खुफिया कदम उठा सकते थे, और वही हुआ था। मैं दांत पीस कर रह गया। पुलिस की भारी नफरी ने आन के आन में पड़ाव को चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। मेरे इर्द गिर्द मुख्तलिफ जानवरों के पिंजरे नुमा चौबी दड़बों की कितारें फैली हुई थी। मैं इनके दरमियान में आन घुसा। मेरी इस अमलदारी पर जानवरों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बंदर कमबख्त ज्यादा ही शोर मचाने लगा। पुलिस इस तरफ मुतवज्जा हो सकती थी। पड़ाव में एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया था। मेरे मफर की राहें मसदूद होने लगी। तभी अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की सी तेजी के साथ लपका। मैंने बड़े जानवरों के डरबा नुमा पिंजरों की तरफ रुख किया। सोचा शेर और रीछ का पिंजरा खोल डालूं, लेकिन इसमें कुबाहत थी कि ये दरिंदे छूट गए तो बेगुनाह इंसानी जानों का खून मेरे सर हो जाएगा। तभी अचानक मेरी नजर एक निस्बतन खुले किताई अराजी पर पड़ी। वहीं एक बड़े से छप्पर तले जिस पर अफ्रीकन कोइन लिखा था एक बड़ी हथनी खड़ी दिखाई दी। इसके आगे गन्नों का ढेर था और सतून जैसे पिछले एक पांव पर लोहे के बड़े से कड़े के साथ फुलादी जंजीर बनी हुई थी। अचानक करीब कहीं बहुत से कदमों की धमक सुनाई थी। साथ ही जानी पहचानी आवाज उभरी। इंस्पेक्टर, मैं पूरी यकीन से कह रहा हूँ, वो अपनी छुलदारी में था। मारिया भी वहीं थी। हो सकता है वो भाग निकला, लेकिन पड़ाव से अभी बाहर नहीं गया। मेरे आदमी भी फैले हुए हैं, आप इसे तलाश करें, वो यहीं कहीं होगा। बुग़्ज़ और अनाज से भरी इस मनहूस आवाज को मैं पहचान गया था। ये सर्कस का मैनेजर सैडी था। जल्दी मेरी नजरों ने इन्हें देख लिया। वो इंस्पेक्टर ब्रिजभान के हमरा इसी तरफ आ रहा था। इसके हमरा 5-6 एहलकार भी थे। अब इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि यह साजिश सैडी ही की थी। वो बातें करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। मैं फंस गया था, लेकिन जल्दी मुझे अफ्रीकन क्वीन के अक्कम में एक पहाड़ सा ढेर नजर आया। वो इसके गोबर का था। मफर की और कोई राह न पाकर मैंने उसी तरफ कदम बढ़ा दिए। हथनी, जो बड़े आराम से अपनी सूंड में 2-3 गन्ने लपेट लपेट कर अपने गार जैसे दहन में डालने में मगन थी, मुझे देखकर भी उसकी मशगूलियत में कोई कमी नहीं आई। मैंने एक नज़र गोबर के पहाड़ को कराहत अमेजी से देखा और फिर चेहरे पर दोनों हाथ रखकर
मैं इसके अंदर कूद गया। यहाँ हब से दम करना पड़ा, वरना गोबर की नाकाबिले बर्दाश्त बसान से मेरे दिमाग की रगें जरूर फट जाती। क्या करता, मजबूरी थी, इस गलाजत में पना लेना थी। मैं अंदर दुबक कर बैठ गया। मैं जानता था कि पुलिस बेशक पड़ाव का चप्पा चप्पा छान मारेगी, लेकिन गलाजत के इस पहाड़ के करीब भी नहीं भटकेगी। अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए इनकी अंगूठे मैंने कानों पर भी रखती गई, ताकि गोबर मुंह, आंखों, कानों और नाक वगैरह में घुस न पाए। अब मैं न देख सकता था, न ही सुन पाता। एक मोहतात अंदाजे से कुछ देर बाद मैंने गोबर के पहाड़ से सर निकाल कर झांका तो मुझे कोई इंसान तो नजर नहीं आया। अलबत्ता एक बड़ी सी पुशिंग को देखकर मैं दहल गया। इससे पहले कि मैं दोबारा पहाड़ के अंदर से रखता, गोबर का एक बोरा सा मेरे ऊपर आन पड़ा। मेरी हालत मजीद गैर होने लगी। वो पुशिंग ब्लैक क्वीन की थी और इस कमबख्त अफ्रीकन मलका को भी अभी गोबर करना सूझा था। मैंने दिल ही दिल में उसे कोसा। बहरकैफ जैसे तैसे मैं अंदर ही अंदर दूसरी जानिब कुसरक का गलाजत कुछ पहाड़ से बाहर आया तो अपनी ही हालत से जार पर मुझे रहम आने लगा। मैं सर से पांव तक हथनी की गोबर से लथड़ चुका था। मुझे जल्दी गुस्ल की अशद जरूरत थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी मुझे पानी या कोई नलका नजर नहीं आया। मेरी हालत भीगे चूहे की सी हो रही थी जो गटर से निकला हो। कराह से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। लोगों की कम ज्यादा शोर की आवाज मेरी समातों से टकरा रही थी। मैंने हथनी के रहायशी हिस्से से बाहर झांका। पुलिस की गाड़ियां वापस लौट रही थी। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन अब नहाने का मसला था। मैं अभी अपनी या किसी और की छुलदारी का रुख नहीं करना चाहता था। पुलिस अभी पूरी तरह नहीं टली थी, लेकिन अब मुझे इस साहसी जोड़े मिस्टर एंड मिसेस सैडी से भी अपना बचाव करना था। मैं अपने आप को बहुत ही नापाक महसूस कर रहा था। मुझे नहाने की बहुत तलब थी। हैरत और गुस्से के साथ मैंने सोचा कि कमाल है, इतने बड़े सर्कस का पड़ाव है और यहाँ कोई नलका या नहाने का बंदोबस्त नहीं। आखिर कमबख्त मारी अफ्रीकन क्वीन को भी तो कोई नहलाता ही होगा। मेरी नलका ढूंढने की कोशिश जारी थी। अचानक मेरी नजर चोबी छपरे के दाएं जाने पड़ी। इस वक्त मेरा दिल ही जानता है कि मुझे किस कदर मुसर्रत हुई थी। वहां एक बड़ा सा नल लगा हुआ था और यही अफ्रीकन क्वीन का बाथरूम था। मैं तीर की तरह उस तरफ लपका। मुझे तसल्ली थी कि अब दोबारा कोई इधर का रुख नहीं करेगा, मां सिवाय किसी मुलाजिम के। इनकी भी सरदस्त कम ही उम्मीद थी। मैंने नलका खोल दिया और मोटी धार के नीचे कपड़ों समेत नहाने लगा। इसके बाद कपड़े उतार कर भी नहाया। हथनी को नहलाने के लिए वहां बड़े साबुन, ब्रश और खरखरे रखे थे। मैं खूब मल मल कर नहाया, मगर हकीकत यही थी कि मेरी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। सोचा अभी इतना ही काफी है। छुलदारी जाकर पानी गर्म करके दोबारा अच्छी तरह नहाऊंगा। नहाने के बाद मेरी हालत काफी हद तक बेहतर हुई। कपड़े गीले ही पहन लिए। रखनों और सुराखों से पड़ाव का जायजा लिया। मैदान साफ था। पुलिस मेरी तलाश में नाकाम वापस जा चुकी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि खतरा पूरी तरह टल चुका है। अगर सैडी और संथ्याना की मुझ पर नजर पड़ जाती तो यकीनन दोबारा इंस्पेक्टर ब्रिजभान को खबर कर देते। इन्हें मारिया की नाराजगी की परवाह नहीं रही थी। जाहिर है वो ये काम खुफिया तरीके से अंजाम देते। शाम हुई। मैंने 2-3 गन्ने उठा लिए। हथनी की रहाइश की ये जगह काफी कुशादा थी। मैंने उसके अक्कम में बने एक झोंपड़े को अपनी खुफिया कमीनगाह बना लिया था, जिसमें हथनी की मालिश, दवाओं वगैरह से मुतालिक अला बला बिखरा हुआ था। यूं भी ये बड़ा सा छपरा था। कोई इस खैमे का रुख करता भी तो मैं निकलकर दूसरी जगह जा छुपता। छुपने के लिए ये बहुत अच्छी जगह तो थी, मगर कब तक। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा गंजे सर वाला आदमी आया। मुझे ये मुहावत ही लगा। इसने हथनी की खुराक का जायजा लिया, इसकी हल्की फुल्की मालिश की, फिर चला गया। शाम गहरी होने लगी थी। मैंने छपरे के दूसरी जानिब की आड़ से अपनी छुलदारी की जानिब देखा। मुझे वहां से तोकी पावन निकलती दिखाई दी। मेरा दिल एक एहसास तले जोर से धड़का और मैंने जल्दी से एक ढेला उठाकर उसकी तरफ फेंका जो तोकी को लगा। वो चौंकर इधर उधर देखने लगी तो मैंने आड़ से निकलकर दोनों हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। पहले तो मुझे देखकर वो पहचान नहीं पाई, मगर गौर करने पर उसका मुंह खुल गया। फिर वो मेरी जानिब लपकी। मैं अंदर हो गया। सोहराब, तुम यहाँ हो? शुक्र है खुदा का कि तुम खैरियत से हो। वो भागती हुई मेरे करीब आकर बोली। मारिया और चिंटू की तरह मैं उसे भी अपने असल नाम से आगाह कर चुका था। मैं उसका नाजुक हाथ पकड़कर अंदर ले आया कि कहीं किसी की हम पर निगाह न पड़ जाए। तो तुम ठीक तो हो ना सोहराब? वो अपनी प्यारी प्यारी स्याह आंखों से देखते हुए दोबारा बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, पुलिस तो चली गई है ना? बाकी तो सब ठीक है ना? मैंने कहा। पुलिस चली तो गई है, मगर दोबारा भी आ सकती है। मादाम और खासकर चिंटू तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। चिंटू को करार ही नहीं आता। वो बार बार मादाम से जिद कर रहा था कि तुम्हें बाहर तलाश किया जाए। वो जरा थमी, फिर इधर उधर देखते हुए दोबारा राजदाराना लहजे में होंठ सुकोड़ कर बोली। यह हरकत सैडी और संथ्याना ही की हो सकती है। मुझे मालूम है, मैंने जल्दी से कहा। अब तुम जाओ और मारिया और चिंटू को मेरे बारे में बता दो कि मैं अभी इधर ही छुपा रहूंगा। और हाँ, मेरे लिए कुछ खाने पीने को यहाँ ले आओ या भिजवा दो। तुम अपनी छुलदारी में वापस आ जाओ, अब वहाँ कोई नहीं आएगा। उसने मशवरा दिया जो मुझे बुरा नहीं लगा। लिहाजा शाम मजीद गहरी हुई तो मैं तोकी पामा के साथ छुपता छुपाता वापस अपनी छुलदारी में आ गया। मारिया और चिंटू वहाँ नहीं थे। चिंटू भी शायद मारिया के खैमे में था,
तोकी पामा को जाहिर है कि अब यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वो चिंटू और मारिया के सिवा मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, फिलहाल बोगा को भी नहीं। वो चली गई। मैं नहाने लगा। वहाँ साबुन वगैरह मौजूद थे। मैं दोबारा नहाया, तब तक मारिया और चिंटू भी आ गए थे। मुझे देखते ही इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। शुक्र है खुदा का तुम खैरियत से हो, मैं तो तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से परेशान ही हो गई थी, मारिया ने कहा। चिंटू बंदर की तरह उछलकर मेरी गोद में आन पड़ा। मास्टर तुमने पुलिस को खूब चुल दिया। वो नाकाम लौटगी, मगर मैंने मादाम को बताया है कि ये शरारत सैडी और संथ्याना के सिवा और किसी की नहीं हो सकती। वो जोश से बोला। तो की पामा भी आ गई। इस दौरान मैंने बता दिया कि सैडी और संथ्याना की इस साजिश का सबूत मुझे मिल चुका है। मैंने उसे इंस्पेक्टर ब्रिज भान को जो कहते सुना था वो बता दिया। ये सुनकर मारिया और चिंटू के चेहरे मारतैश के सुर्ख हो गए, लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया कि अभी यह जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा। अचानक तोकी पामा ने, जिसकी ड्यूटी खिड़की के पास थी, पलट कर बोली, सैडी और संथ्याना इसी तरफ आ रहे हैं, होशियार। मैंने एक बार फिर जल्दी से मारिया को समझाते हुए ताकीद की कि इनसे अभी कोई बात न करे और न ही गुस्सा, बल्कि इनके साथ नॉर्मल रवैया बरते। साथ ही वो मेरे सिलसिले में परेशान भी दिखाई दे। उन्होंने यकीनन मारिया और चिंटू को यहाँ आते देखा होगा और शक में पड़ गए होंगे। मैं जल्दी से चुलदारी के परछत्ती वाले खुफिया गोशे में जा दुबका, यूं कि मैं नीचे होने वाली गुफ्तगू भी सुन सकूं और इन दोनों रजील जोड़े को भी देख सकूं। जरा देर बाद वो दोनों अंदर आ गए। मारिया को सलाम किया और इधर उधर देखते हुए बोले, मादाम दीवान का कुछ पता चला? संथ्याना ने मक्कारी से और परेशानी की अदाकारी करते हुए पूछा। साथ ही सैडी ने भी गिरा लगाई। हमें तो आपके दोस्त की फिक्र सताने लगी है। हमारा झगड़ा अपनी जगह, मगर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पुलिस इसकी तलाश में यहाँ आई। वैसे पुलिस कह रही थी कि वो कोई जराइम पेश आदमी है। सैडी की मक्कारी पर मुझे बड़ा तैश आया। यकीनन मारिया और चिंटू भी अंदर से बल खा रहे होंगे। तहम मेरी हदायत के मुताबिक मारिया ने वही किया। परेशानी से बोली, पता नहीं, पुलिस को जरूर गलत फहमी हुई होगी। दीवाना ऐसा नहीं है। अच्छा, संध्याना मक्काराना तन से बोली। लेकिन फिर पुलिस को देखती दीवान गायब किधर हो क्या? हाँ मादाम, फरार होकर मिस्टर दीवान ने बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह तो पुलिस को इसके मुजरिम होने का पक्का सबूत मिल गया। तुम लोग जाओ, वो अगर जराइम पेशा था तो अब दोबारा यहाँ का रुख नहीं करेगा। चला गया तो अच्छा ही हुआ, हमारा सर दर्द दूर हुआ। तुम फौरन कोच की तैयारी करो, मारिया ने कहा। इसके चेहरे से मुझे साफ लग रहा था कि वो बर्दाश्त से काम ले रही थी। चिंटू का भी यही हाल था। वो भी बड़ी मुश्किलों से अपना गुस्सा काबू किए हुए था। लेकिन मादाम, मेरा ख्याल है अभी कोच का इरादा तर्क कर दिया जाए, सैडी बोला। क्यों? मारिया ने उसे घूरा। इसलिए कि पुलिस, संथ्याना ने कहना चाहा, मगर मारिया फट पड़ी। भाड़ में गई पुलिस, हमने इनका ठेका नहीं ले रखा। फौरन कोच की तैयारी करो और जहाज में सामान रखवाओ। हम सब मुंह अंधेरे खलीज बंगाल के रास्ते बंगला रवाना होना चाहते हैं। लेकिन मादाम, सैडी ने भी कुछ कहना चाहा, मगर मारिया ने उसे खामोश होने का हुक्म दिया। वो साजिशी जोड़ा मुंह लटकाए वापस चला गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे अपने बदन पर मामूली सी खारिश महसूस हुई, जो जरा देर बाद ठीक हो गई। लेकिन इसके बाद मुझे बुखार ने आन लिया। मारिया को मालूम हुआ तो उसने मुझे फौरन एस्प्रिन की 2 गोलियां खिला दी। इससे काफ़ी अफाका हुआ, लेकिन ज़रा देर बाद फिर बदन में खारिश होने लगी। मैं परेशान हो गया। न जाने ये कौन सी नई मुसीबत आन खड़ी हुई थी। मैं जितनी खारिश करता इतना ही इसमें इजाफा होने लगता। मारिया ने मुझे एक एंटी एलर्जिक गोली दी जो आम से नज़ले ज़ुकाम में भी इस्तेमाल होती थी। वो लेने के बाद मुझे काफ़ी अफाका हुआ।